आज का टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन। एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 10 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर देखते हैं। इन अ जू, एक चिड़ियाघर में देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स। रैबिट्स यानी कि खरगोश है और कबूतर है। इफ हेड्स आर काउंटेड, अगर उनके सरों को काउंट किया जाए, उनके सरों को गिना जाए तो देयर आर 340 हेड्स, यानी कि सरों को काउंट करने पर 340 हेड आते हैं। एंड इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 1060 लेग्स, अगर उनके पैरों को काउंट किया जाए तो 1060 पैर काउंट होते हैं। हाउ मैनी पिगन्स आर देयर, तो वहाँ पर कितने कबूतर है ये आप लोगों को बताना है। देखो रैबिट है, रैबिट्स है और पिगन्स है, पिगन्स है। अगर इनके सरों को काउंट किया जा रहा तो 340 सर निकल कर आते हैं। रैबिट्स के अगर मैं कहूं कि कितने पैर होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं रैबिट्स के कितने पैर होते हैं तो क्या आप बता पाओगे? तो आप कहोगे कि 4 पैर होते हैं रैबिट्स के। अगर मैं मान लूं कि सारे के सारे रैबिट है तो 340 सर आ रहे हैं और रैबिट के होते हैं 4 पैर, तो मैंने मान लिया। लेग्स को लेकर चल रहा हूं मैं, तो इसका मतलब अगर मैं मान लेता हूँ कि सारे के सारे रैबिट है तो 340 गुणा 4 लेग्स निकल कर आएंगे, तो 0, 4 चौक 16, 1 4 थे 12 और 1 13, तो इसका मतलब 1360 लेग्स निकल कर आएंगे। अब अगर मैं ये मानूं कि सारे के सारे पिगन्स है तो पिगन्स के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो कितने टोटल पैर निकल कर आएंगे? 340 गुणा 2, यानी कि 680 पैर निकल कर यहाँ पर आएंगे, 680। और एक्चुअल में जो सभी के पैर काउंट करे हैं वो कितने हैं? 1060। एक्चुअल में पैर है 1060, तो 1360 में से 1060 जाएगा तो 300 निकल कर आ गया। और 1060 में से अगर 680 जाएगा आप लोगों का, तो आप लोगों का 320 यानी कि 380 निकल कर आ गया। और ये रेशियो कितना निकल कर आया, यानी कि लेग्स में हमने एलिगेशन लगाया तो जो रेशियो निकल कर आएगा वो हेड्स का निकल कर आएगा। इस 0 से 0 कटेगी, 2 से आप लोगों का 19 बढ़ जाएगा और 2 से 15, तो हेड्स का रेशियो 19:15 आ गया। टोटल आप लोगों का 34 यूनिट है और टोटल हेड्स यहाँ पर दे रखी है 340, तो यानी कि 34 बराबर 340, तो 1 बराबर 10 आ गया। और आपको बताने कि कितने पिगन्स हो गए, यानी कि जिसके जितने हेड उतने ही हो गए। तो 15 में अगर मैं 10 की यहाँ पे गुणा करूँगा तो इसका मतलब पिगन्स के 150 हेड आएंगे। अगर पिगन्स के 150 हेड है तो उतने ही नंबर ऑफ पिगन्स भी होंगे, तो नंबर ऑफ पिगन्स की जो संख्या निकल कर यहाँ पर आएगी वो 150 आएगी। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पर समझते हैं। एन इंजन कैन मूव एट ए स्पीड ऑफ 20.3 मीटर पर सेकेंड। एक इंजन 20/3 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल सकता है विदाउट एनी वैगन अटैच, अगर उसमें कोई भी डब्बा नहीं जुड़ा हुआ है। रिडक्शन इन स्पीड ऑफ द ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन्स अटैच। स्पीड में जितने की कमी होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ डब्बों की संख्या के स्क्वायर रूट के। When there are only 4 engines attached, its speed is 50/9 मीटर पर सेकेंड। अगर इसमें 4 डब्बे जुड़े हुए हैं तो स्पीड हो जाती है 50/9 मीटर पर सेकेंड। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वैगन्स विच द इंजन कैन मूव, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कितने डब्बे इंजन में जोड़ दोगे जिससे इंजन मूव कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने जोड़ सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा, ध्यान से समझिएगा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो दी है कि रिडक्शन इन स्पीड, ये कंडीशन दे दी कि रिडक्शन इन स्पीड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन के। ठीक है ना। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं कि रिडक्शन इन स्पीड इक्वल टू के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन, इस तरीके से लिख सकता हूं। अब स्पीड में कितना रिडक्शन हुआ? पहले थे 20/3, अब रिड्यूस हो गए, कितनी होगी? 50/9। तो रिडक्शन इन स्पीड आएगा आप लोगों का 20/3 और माइनस का 50/9, ये तो रिड्यूस होगी स्पीड, इक्वल टू के इंटू नंबर ऑफ वैगन। जब स्पीड रिड्यूस होती है तो कितने जुड़ते हैं?
तो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया जाता है कि 4, तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो देखो यहाँ पर 9 एलसीएम ले लूँगा, 3 3 9 यानी कि 60 माइनस 50 और इक्वल टू के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, यानी कि 10/9 इक्वल टू के इंटू 2 और 2 से 10 5 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि के की वैल्यू 5/9 निकल कर यहाँ पर आएगी। ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वैगन्स विच द इंजन कैन मूव, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने डब्बे जोड़े जाए जिससे क्या हो जाए भाई, जिससे आपका क्या हो जाए, इंजन मूव कर पाए, है ना। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, पहले 20/3 से 50/9 यानी कि यहाँ से डिक्रीज की थी। अगर मैं टोटल स्पीड को डिक्रीज कर दूं, 20/3 कर दूं डिक्रीज, 20/3 मीटर पर सेकंड में चल पा रहा है। अगर मैं टोटल स्पीड को डिक्रीज कर दूं, यानी कि यहाँ पे कह दूं आपका 20/3 इक्वल टू के की वैल्यू 5/9 निकल कर आई और स्क्वायर रूट आपका आएगा नंबर ऑफ वैगन आएगा, यानी कि 3 से 9 3 बार, 5 से 20 4 बार, 4 3 12 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन निकल कर आ जाएगा। दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा और यहां से कह दूंगा, यानी कि दोनों तरफ का स्क्वायर मैं करूंगा और यहां से क्या कह दूंगा, एक सेकंड रुकिएगा। तो अब दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 12 का स्क्वायर 144 और इक्वल टू आपका आ जाएगा नंबर ऑफ वैगन। तो अगर 144 डब्बे जोड़ दो तो इंजन चल नहीं पाएगा, क्योंकि स्पीड रिडक्शन टोटल सारी स्पीड को कम कर दिया, 0 कर दी थी स्पीड। तो अगर इसमें से एक डब्बा माइनस कर दूं तो 143, यानी कि 143 अगर डब्बे रहेंगे मैक्सिमम तो हल्का सा इंजन चल पाएगा। तो इस तरीके से 143 दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3 को यहाँ पर समझते हैं कि ए मैन कैन टाइप 20 लाइन्स इन 10 मिनट्स बट ही लीव्स 8% मार्जिन ऑन ईच लाइन। कह रहा है कि एक आदमी 20 लाइन 10 मिनट में टाइप कर देता है, लेकिन 8% मार्जिन छोड़ता है प्रत्येक लाइन पर। इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेजेस विद 40 लाइन्स ऑन ईच पेज ऑन द विच ही लीव्स 25% मोर मार्जिन देन बिफोर। देखो, यानी कि पहले क्या था, 20 लाइन 10 मिनट में टाइप करता था, 10 मिनट में 20 लाइन्स को टाइप करता था, तो 1 मिनट में कितनी लाइन को टाइप करेगा, तो 20/10 और 8% मार्जिन छोड़ रहा था, यानी कि 92% टाइप कर रहा था। तो ये निकल कर आ गया 2 × 92%, ठीक है ना। अब क्या करता है, 23 पेज और 40 लाइन, यानी कि 23 पेज और 40 लाइन कितने उसमें करता है, ये करता है कितनी देर में टाइप करेगा, यानी कि टाइम निकालना है। तो टाइम निकाल लेंगे, 23 पेज 40 लाइन, 23 × 40। अब मार्जिन पहले से भी 25% ज़्यादा छोड़ रहा है, पहले 8 छोड़ रहा था, यानी कि 8 + 8 का 25%। तो ये निकल कर आएगा 8 + 8 का 25% होता है 1/4, यानी कि टोटल मार्जिन आया अब आपका यहाँ पर 10%। टोटल मार्जिन कितना आपका निकल कर आया यहाँ पर, यानी कि 10% टोटल मार्जिन आपका निकल कर आया। तो पहले 8 था, अब 10% है, 100 में से 10 जाएगा तो 90% आ गया। और इसको डिवाइड कर देंगे इससे पहले वाले से, यानी कि 2 × 92% से डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल कर आएगा। परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 23 से 92 4 बार, 4 से आपका 10 बार चलेगा और 2 से 10 5 बार और 5 × 90 यानी कि 450 मिनट में वैल्यू ली गई थी, यानी कि अब इसे टाइप करने में 450 मिनट लगेंगे। और इस तरीके से आप लोग कह सकते हो 450 मिनट। देखो यहाँ पर इसको कैसे कह दोगे, तो 60 से 6 × 42 यानी कि 7 घंटे 30 मिनट। कितना समय लगेगा, फाइनल समय जो लगेगा 7 घंटे 30 मिनट। 450 मिनट को लिख सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में ऐसे ही दे रखा। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहाँ पर समझते हैं कि 2 कैंडल्स with same length light up at same time. First candle end in 8 hours and second candle end in 6 hours. Rate of burning is different for both candle. After start of burning, after how much time ratio of their length will be 3:1. यानी कि
दो कैंडल बराबर लंबाई की है, लेकिन उन दोनों को जला दिया जाता है, दोनों अलग अलग स्पीड से जलती है। पहली जलती है 8 घंटे में और दूसरी जलती है 6 घंटे में। तो बताना है आफ्टर स्टार्ट ऑफ बर्निंग, आफ्टर हाउ मच टाइम, रेशियो ऑफ देयर लेंथ 3:1, यानी कि कितने समय के बाद उनके जलने का अनुपात 3:1 रहेगा, ये आप लोगों को बताना है। देखो ध्यान से समझना है, यानी कि एक कैंडल तो ये है आप लोगों की, ये हमने बनाई, और दूसरी कैंडल ये है आपकी, दोनों की लेंथ बराबर है। एक जलती है फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट कैंडल है, और ये आपकी सेकंड कैंडल है। फर्स्ट 8 घंटे में जलती है, दूसरी 6 घंटे में, यानी कि दोनों की लंबाई बराबर है, लेकिन जलने की स्पीड अलग अलग है। 8 और 6 का एलसीएम ले लिया हमने, 24 आ गया। तो 8 से 24 कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 6 से 24 4 बार जाएगा। एक की स्पीड 3, एक की 4 आ गई। तो देखो 24 में से माइनस कर दूंगा, कितना कर दूंगा 3t, और डिवाइडेड बाई 24 में से माइनस कर दूंगा 4t, और कहता है कि इनका रेशियो कितना हो जाना चाहिए 3:1, यानी कि 3/1 हो जाना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 24 माइनस का 3t इक्वल टू 72 माइनस का 12t, यानी कि 9t इक्वल टू 48 आ जाएगा, और t की वैल्यू आएगी 48/5, 48/9 आ जाएगी, सॉरी। तो 9 बजे 45, 5 घंटे, और 3/9 कितना होता है, 20 मिनट होता है। तो यानी कि जब इनका रेशियो 3:1 होगा तो कितना समय लगेगा, 5 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा, इस तरीके से। तो आप कह सकते हो कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 5 घंटे 20 मिनट। प्रॉब्लम 5 को यहां पर देखते हैं। प्रॉब्लम 5 को ध्यान से यहां पर देखिएगा, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि इन अ स्कूल 4/9 of the number of students are girls and the rest are boys, or 3/5 of the number of boys are below 12 years of age, and 5/12 of the number of girls are 12 years of above, or 12 years of age, 12 years of above 12 years of age. If the number of students below 12 years of age is 480, then 5/18 of the total number of students in the school will be equal to, ठीक है ना। ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, जल्दी से बताओ भाई, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्कूल में 4/9 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल, बच्चों की संख्या का 4/9 भाग गर्ल है और बाकी बॉयज है। अगर मैं टोटल मान लूँ कि 900 है, तो 4/9 गर्ल है, यानी कि गर्ल्स आ गई आप लोगों की कितनी 400, और बॉयज आप लोगों को कितने आगे बचे हुए, यानी कि 500 आपके बॉयज आ गए। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, जिसमें 3/5 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज, 3/5 नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि 3/5, यानी कि इसका 3/5, तो इसका 3/5 कितना हो जाएगा 300। 300 बॉयज क्या है, 12 साल से क्या है भाई, ये 12 साल से कम के है, यानी कि ये तो है आप लोगों के 12 साल से कम के, ठीक है ना। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर अबव 12 ईयर, यानी कि 12 साल से ज्यादा की लड़की कितनी है 5/12। तो 5/12 निकालूंगा अगर इसका, 400 का 5/12 निकाल लीजिएगा, तो 4 × 12, 4 से 100 बार, यानी कि 500/3। ये वो लड़की है जो 12 साल से ज़्यादा की है। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज इज 480, यानी कि जो बच्चे 12 साल से कम की है वो टोटल 480 है। तो 12 साल से कम के बच्चे यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे। तो देखो 400 में से 500/3 तो 12 साल के ज़्यादा है, तो 12 से कम कितने आएंगे, 400 माइनस 500/3, यानी कि 4 × 12, 12 में से 5 गया 700/3। तो एक तो ये 12 साल से कम के है और एक ये 12 साल से कम के है, तो इनको ऐड कर दूंगा 700/3 और प्लस का 300, यानी कि 1600/3 आ गया, जो कि नंबर आपको दे रखा 480। तो देखो 160 से 3 बार गया, सॉरी 160 से 10 बार जाएगा ये आपका, और 160 से 3 बार जाएगा,
यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल कर आएगी 9/10 निकल कर आएगी। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर निकाल दूंगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने निकल कर आएंगे, हमने क्या माने थे 900, हमने 900 माने थे, तो 900 और 1 यूनिट की वैल्यू 9/10 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके आगे 810। अब ये कह रहा है 5/18 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल विल बी इक्वल टू, टोटल स्टूडेंट्स का 5/18, तो 810 का 5/18 निकालना, 9 से 2 बार और 9 से 90 और 2 से 90 45 बार, तो आपका जो आंसर आएगा 225 निकल कर आएगा। तो इस तरीके से जो फाइनल आंसर आप लोगों का निकल कर आएगा, ऑप्शन छिपे हुए हैं यहाँ पर, 225 निकल कर आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 225, दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को यहाँ पर समझते हैं कि ए पर्सन ऑर्डर्ड 4 शर्ट्स ऑफ ब्रांड ए एंड सम शर्ट्स ऑफ ब्रांड बी, एक आदमी ने ब्रांड ए की 4 शर्ट और ब्रांड बी की कुछ शर्ट का ऑर्डर दिया है। द प्राइस ऑफ 1 शर्ट ऑफ ब्रांड ए वॉज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रांड बी, ब्रांड ए की शर्ट का प्राइस ब्रांड बी की शर्ट से 2 गुना है। व्हेन द ऑर्डर वॉज एग्जीक्यूटेड, जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, it was found that the number of the 2 brands has been interchanged. This increased the bill by 40%. The ratio of the number of brand A shirt to that of brand B shirt in the original order was. सवाल में कहता है, देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा, यहाँ पर दे रखा ब्रांड ए और ब्रांड बी की बात कर रहा है, मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। यानी कि 2 तरीके की ब्रांड की शर्ट है, एक ब्रांड ए है और एक ब्रांड बी है। अब यहां पे लिख देंगे नंबर ऑफ शर्ट्स। नंबर ऑफ शर्ट्स के बारे में क्या बोल रहा है कि ब्रांड ए से इसने 4 शर्ट्स ऑर्डर करी है और ब्रांड बी से X शर्ट्स ऑर्डर करी है। द प्राइस ऑफ 1 शर्ट ऑफ ब्रांड ए वॉज ट्वाइस दैट ऑफ बी, इनका जो प्राइस है ब्रांड ए का बी से 2 गुना, अगर बी का 1 है तो इसका 2 गुना है। इस तरीके से आपको यहां पर दे रखा है। अब प्राइस कितना बनेगा, 4 शर्ट है, एक का प्राइस 2 यूनिट है, तो 4 दूनी 8 और प्लस का x गुना 1 यानी कि x आ जाएगा। लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद शर्ट की संख्या क्या होगी, देखो यही तो बोल रहे हैं यहां पर, इट वॉज फाउंड दैट द नंबर ऑफ 2 ब्रांड्स हैज बीन इंटरचेंज, यानी कि ब्रांड इंटरचेंज होगी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के बाद, जिससे बिल 40% बढ़ गया। यानी अब 4 की गुणा 1 में और x की गुणा 2 में, यानी कि 4 प्लस का 2x आ जाएगा। और ये होने के कारण बिल बढ़ गया कितना, 40%, है ना, 40% बढ़ गया। तो जब इसको बराबर करूंगा तो इधर 40% का मतलब इंक्रीज होने का मतलब क्या है, 140% हो गया। तो इधर तो 140 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 100 की, तभी तो इक्वल कर पाऊंगा। जिस तरफ बढ़ा है उसके दूसरे में 140 की मल्टीप्लाई करो, दोनों को बराबर कर दो, तो 20 से 7 बार, 20 से 5 बार, 7 की मल्टीप्लाई 7 × 56 प्लस का 7x इक्वल टू 5 × 20 और प्लस का 10x, यानी कि 3x इक्वल टू 36 आएगा और x बराबर आपका 12 निकल कर आ जाएगा। तो x की वैल्यू 12 आ गई। आपसे क्या पूछता है कि शर्ट ए और शर्ट बी की ओरिजिनल ऑर्डर के रेशियो आप लोगों को बताना है। तो ओरिजिनल यानी कि ब्रांड ए और ब्रांड बी का रेशियो आप लोगों को बताना है। तो 4 है, x की वैल्यू 12 आ गई, यानी कि 1:3 आप लोग का आंसर आ गया। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को यहां पर देखते हैं। फ्रॉम ईच ऑफ 2 गिवन अनइक्वल नंबर्स half of the smaller number is subtracted, then of the resulting number the larger one is 5 times of the smaller one, then the ratio of the larger to the smaller one। यानी कि 2 अनइक्वल नंबर दे रखे, तो मैं यहां पर नंबर को एज्यूम कर लेता हूं, एक x है और एक y है। अगर मैं यहां पर मान लूं कि y x से बड़ा है और इसका हाफ कर दूं, x का भी x/2, हाफ ऑफ द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, यानी कि x में से x/2 माइनस कर दूंगा और यहां पर क्या कर दूंगा, यहां पर y में से y/2 माइनस कर दूंगा, है ना, y इसमें से माइनस कर दिया, इसका हाफ नंबर।
ऑफ द रिजल्टिंग नंबर द लार्जर वन इज 5 टाइम्स। लार्जर कौन सा है? y, यानी कि ये 5 गुना हो जाता है, तो 5 की गुना इसके अपोजिट वाले में करूंगा और इसके बराबर कर दूंगा। जो सा 5 गुना हो रहा है उसके दूसरे में 5 की गुना करो और इक्वल टू कर दो। अब यहां पर रेशियो पूछ रहा है लार्जर और स्मॉलर का, यानी कि y अपॉन एक्स पूछ रहा है, तो यहां पर आएगा 5x माइनस का 5x/2 और इक्वल टू y माइनस y/2। ठीक है ना। देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि फ्रॉम ईच ऑफ द टू गिवन अनइक्वल नंबर्स हाफ ऑफ द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड। अच्छा, स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, सॉरी यहां पर भी x/2 आएगा। ये बात एक बार समझ लो। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, इस बात को देखो कि हाफ ऑफ द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, यानी कि दोनों नंबर x और y में से जो छोटा नंबर है उसके हाफ को घटा दिया गया। तो x में से भी माइनस करूंगा x माइनस x/2 और y में से माइनस करूंगा y माइनस x/2, है ना। और रिजल्टिंग क्या हो जाता है, दी लार्जर वन इज 5 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर। लार्जर वाला 5 गुना हो जाता है स्मॉलर का, तो जो लार्जर वाला 5 गुना हो जाता है इसका मतलब स्मॉलर में 5 की गुना कर दो। अब यहां पर हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा, यानी 5x 5/2x कितना होता है, ये आपका 2.5x होता है। और x वाले को इस तरफ ले जाऊंगा इसको भी, यानी कि ये प्लस का आएगा 0.5x आ जाएगा और इक्वल टू y आ जाएगा। तो आपका 5 5.5 में से 2.5 जाएगा तो 3x इक्वल टू y आ गया। तो अब आपसे क्या पूछता है यहाँ पर, लार्जर का स्मॉलर से रेशियो, यानी कि y अपॉन x आपसे पूछेगा, जो कि 3/1 निकल कर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3/1, यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। प्रॉब्लम 8 को यहां पर समझते हैं कि ए सम ऑफ 1,50,000 रुपीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 persons A, B and C so that they receive 20%, 30% and 50% रेस्पेक्टिवली। 1.5 लाख रुपए को A, B, C में बांट दिया गया और यहां पर तीनों को कितना मिल रहा है, 20, 30 और 50%। ए रिसीव द सेम अमाउंट फ्रॉम अनदर सम ऑफ मनी। ए दूसरा अमाउंट है उससे भी क्या करता है, सेम अमाउंट रिसीव करता है, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम सो दैट दे रिसीव 50%, 30% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम बोथ सम ऑफ मनी बाई बी। आप देखो ध्यान से, टोटल अमाउंट कितना है, 1.5 लाख रुपए है। ठीक है ना। अब ये 1.5 लाख रुपए जो है ना, ये बांट दिया जाता है ए में, बी में और सी में, ए में, बी में और सी में। यहां पर ए आएगा, यहां पर बी आएगा और यहां पर सी आएगा। कितने परसेंटेज में, यानी कि परसेंटेज 20, 30 और 50 है। तो यहां पर कहेंगे 20, 30 और 50। ठीक है ना, 20, 30 और 50। 1.5 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 30,000 रुपए। 30% कितना हो जाएगा, 45,000 रुपए। और 50% कितना हो जाएगा, 75,000 रुपए। यानी कि ए बी सी को 30,000, 45,000 और 75,000 मिल गया। अब कह रहा है कि ए को एक दूसरा अमाउंट है उससे भी मिलता है और उतना ही अमाउंट मिलता है जितना यहां से मिल रहा है, यानी कि 30,000 ही मिल रहा। और 30,000 क्या है, उस दूसरे अमाउंट का 50% है, यानी कि जो दूसरा अमाउंट होगा वो 60,000 रुपये रहा होगा। अगर इसका 50% ए को मिलेगा तो तभी तो 30,000 रुपये मिलेगा। समझ गया। अब देखो यहां पर 50% मिल गया, 30% मिल रहा है बी को, तो 60,000 का 30% कितना होता है जो बी को मिल रहा है, 30%। तो 60,000 का 30% होता है 18,000 रुपये। तो बी को 45 यहां पर मिल रहा, 18 यहां पर मिल गया, तो यानी कि बी को टोटल मिल गया 63,000 रुपये। और यही पूछता है कि बी को टोटल कितना मिलता है, तो बी का 63,000 आएगा और सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस इतना ही था। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को समझते हैं कि P, Q एंड R टुगेदर हैव 180 कैंडीज अमंग देम, यानी कि 180 टोटल कैंडीज है जो P, Q, R पे बांटी जाती है। P गिव्स Q एंड R ईच as many candies as they already have. After this, R gives Q half as many candies as Q already has. And R also gives P twice as many candies as P already has. Now, each of them has the same number of candies with them. What is the ratio of the respective number of candies P and R had initially? चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। यानी कि एक P है, यहां पर Q है और R है।
टोटल नंबर ऑफ कैंडीज कितनी है, 180 कैंडीज है, और 2-3 तरीके से बांटी गई, और एंड में सबके पास बराबर बराबर होगी, यानी कि एंड में 180 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा, इसका मतलब सबके पास 60-60 कैंडीज हो गई। समझ आ गई बात। अब मैं इस क्वेश्चन को अगर उल्टा सोल्व करना स्टार्ट कर दूं पीछे से, तो इजी रहेगा थोड़ा सा। देखो यहां पे क्या है, नाउ ईच ऑफ हैज द सेम नंबर ऑफ कैंडीज विद देम, यानी कि एंड में ये वाली लाइन मैंने सोल्व कर दी। अब इसकी पिछली लाइन यानी कि यहां से यहां तक सोल्व करूंगा। आर आल्सो गिव्स पी ट्वाइस एज मैनी कैंडीज एज पी ऑलरेडी हैज, यानी कि जितने पी के पास थी आर ने उससे आर आल्सो गिव्स, आर देता है किसको, पी को, ट्वाइस एज मैनी कैंडीज पी ऑलरेडी हैव, आर पी को उतनी कैंडी देता है जितनी उसके पास थी उससे दुगनी। पी और आर की बात हो रही है यहां पे, पी और आर की बात, यानी कि क्यू के पास यहां पर भी 60 है, तो आर दे रहा है इसे, आर पता कितनी दे रहा, जितनी उसके पास थी, जितनी उसके पास थी उससे दोगुनी दे रहा है, उससे दोगुनी दे रहा है, ठीक है ना। अगर मैं मान लूं कि इसके पास 20 थी, तो इसका मतलब आर इसे कितने देगा, 40 देगा। अगर 40 देगा इसका मतलब आर के पास 100 रही होगी। देखो सेट बन गई बात, 100 में से 40 दे दी, 40 क्या है, जो पी के पास है उससे दोगुनी है, तो ये बात सेटिस्फाइड हो गई। इस बात को मैं ऐसे यहां पे लिख भी देता हूं कि आर आल्सो गिव्स, आर पी को कितनी दे रहा, 40 दे रहा, यानी कि यहां पे आर ने दी, आर गिव्स पी को कितनी दी, 40, है ना, 40 दे दी, ठीक है ना। अब देखो, अब इससे ऊपर वाली लाइन को सॉल्व करेंगे। अब देखो, आर गिव्स क्यू हाफ एज मैनी कैंडीज एज क्यू ऑलरेडी हैज, अब आर क्यू को दे रहा है। देखो जब आर और क्यू की बात होगी तो पी के पास तो सेम कैंडीज रहेगी। अब आर और क्यू की बात किस तरीके से हो रही है, आर देता है किसको, क्यू को, हाफ कैंडी जितनी क्यू के पास पहले से है, आर देता है क्यू को, कितनी देता है, यानी कि आर कुछ ना कुछ क्यू को देता है और उतनी देता है जितनी उसके पास पहले से है, पहले से है उसकी आधी। अगर मैं मान लूं इसके पास 120 है, 120 में आर किसको देता है, क्यू को, और क्यू के पास कितनी हो जाएगी, यानी कि यहां पर बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। क्यू के पास 40 होगी और 40 की अगर आधी देगा तो 20, यानी कि आर के पास 120 थी और आर किसको दे रहा, क्यू को, कितनी दे रहा है भाई, 20 देगा, क्योंकि यहां से 20 कम हो रही है, और ये किसको देगा, इसको देगा, और 20 क्या है, वो जितने पास क्यू के पास थी 40 उसकी आधी भी है, तो ये बात भी सेटिस्फाइड होगी। यानी कि यहां पर भी आर ने दी गिफ्ट्स किसको दी है, क्यू को दी है, और कितनी दी है, यहां पर 20 दी है, ठीक है ना। ये बात भी क्लियर होगी। अब इसके ऊपर वाली लाइन पे चलते, यानी कि यहां से यहां तक, P गिव्स Q, अब P दे रहा Q एंड R दोनों को, ईच एज मैनी कैंडीज एज दे ऑलरेडी है, P Q और R को दे रहा जितनी उनके पास पहले से थी उतनी। कौन दे रहा, P दे रहा है, P दे रहा, किसको दे रहा, Q को भी और R को भी, कितनी दे रहा, जितनी उनके पास पहले से थी, है ना। तो पहले से इसके पास यानी कि 20 थी तो 20 और दे दी, इसके पास 60 थी तो 60 और दे देगा भाई, तभी तो 120 हो जाएगी, है ना। होगी या नहीं होगी, बात समझ लेना आपको ध्यान से। तो इसका मतलब P के पास कितनी रही होगी, 100 रही होगी। भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान से आप लोग समझिएगा, इस बात को बड़े ही ध्यान से आप लोगों को यहाँ पे समझना है। तो अब इनिशियली जो कैंडीज निकल कर आई आप लोगों की, वो निकल कर आ गई PQR की 100, 20 और 60, यही तो निकालना था। अब 180 कैंडीज को बांट रहे हैं, पूरा सोल्व हो गया। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ कैंडीज P एंड R, P एंड R का रेशियो आपसे पूछता है, P एंड R का रेशियो पूछता है, P और R का रेशियो, P के पास 100 है, R के पास 60 है, तो 20, 5 और 3, यानी कि आपका जो रेशियो निकल कर आएगा 5:3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि 5:3, यानी कि D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।